ये देखिए। उसके बाद हमने कहा था कि कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई पर सेल। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में पर सेल एक न्यूक्लियस होता है ना, सलाम। पर सेल एक न्यूक्लियस होता है। अब कुछ में क्या होता है, पर सेल बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, न्यूक्लियाई जिनको हम बोलते हैं, प्लूरल न्यूक्लियस का क्या था, प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई। तो जहां पे वैसा होता है उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ऐसी सेल जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। अब वो कहाँ कहाँ पे होता है? ये बोले कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे दो न्यूक्लियस पाई जाती है, दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। दो चार कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाती है, देखिए। पैरामीशियम, ओपालिन, ओपालिना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस समझना है। स्केलेटल मसल फाइबर्स जो इंसान में होती है, स्केलेटल मसल्स, वहां पे हमने देखा था पिछली बार, याद है आपको? वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। एंड सिनोप्टिक फंजाई जो होता है, ठीक है। जैसे राइजोपस की एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है, यहाँ राइजोपस लिखना है, ठीक है। राइजोपस सिनोप्टिक फंजाई जो होता है यार, ठीक है, जहाँ पे पढ़ा था हमने वो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में सवाल आ सकता है, क्योंकि सवाल तो दिया गया है, जवाब पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। सम मच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे जो हमारे एथ्रोसाइट्स होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वो क्या होती है? वो होती है ए न्यूक्लिएटेड। क्या होती है वो? ए न्यूक्लिएटेड, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस वो होती है, ठीक है। एथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स ऑफ मेनी मैमल्स, ठीक है। एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था, क्योंकि आपको सिलेबस में रखा ही नहीं है उन्होंने ना इस बार ये। एनाटॉमी में पढ़ते हैं ना, वरना वेस्कुलर प्लांट्स में पढ़ते हैं। व्हाट आर वेस्कुलर प्लांट्स? जहाँ पे जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, उसमें क्या आ जाते हैं? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो जहाँ पे जाइलम फ्लोएम होता है वहां पे सीव ट्यूब सेल्स होती है। क्या होती है? सीव ट्यूब सेल्स। उनमें भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये सवाल पूछ रहा है, वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग? कि जो हमारे एथ्रोसाइट से रेड ब्लड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। CO2 सेल्स, वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या इनको लिविंग बोलेंगे? हाँ बोलेंगे लिविंग इनको, क्योंकि इसका मतलब नहीं है कि सेल में न्यूक्लियस नहीं है, सेल है ए न्यूक्लिएटेड तो इज इक्वल्स टू वो डेड सेल है, नहीं। ऐसा बात नहीं होती है। यहाँ पे तो फ्री मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म वहीं पे है, बाकी बाकी जो सेलुलर प्रोसेस है वो यहाँ पे हो जाती है। बस सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखिए, आप CO2 सेल्स में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए CO2 सेल्स। CO2 सेल्स कॉल्ड वेस्कुलर, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। CO2 सेल्स जो वेस्कुलर प्लांट्स में होती है, वो लिविंग सेल्स होती है फ्लोएम की। इनको लिविंग क्यों बोलते हैं? देखिए, बट एट मेच्योरिटी दे लैक न्यूक्लियस, मेच्योरिटी के बाद उनका न्यूक्लियस नहीं होता है। द न्यूक्लियस डीजेनरेट्स, वो खत्म हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो इंपॉर्टेंट करेक्शन ये कि CO2 एलिमेंट्स जो है, या हम बोलेंगे CO2 सेल्स जो होती है, दे आर विदाउट न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। लेकिन ये बात याद रखनी है, वो काम करते विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, अपनी कुछ साथी सेल्स होती है, वो साइड साइड से यहाँ पे होती है। CO2 सेल्स को होती है सराउंडेड क्या? कंपेनियन सेल्स, विच कंटेन न्यूक्लियस एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज, जिनमें न्यूक्लियस होता है और जो करते हैं असल में कंट्रोल इन CO2 सेल्स को। क्योंकि आपको एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, और वो लिखा था सब एनसीईआरटी ने पहले से ही। तो ये लिविंग है डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि एट मेच्योरिटी दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस बट दे स्टिल हैव साइटोप्लाज्म, दे स्टिल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टिल रन देयर, so they are connected to companion cells, CO2 cells, ना, which have a nucleus and control their functioning. So C2 elements are living cells even though they lack a nucleus at maturity because they remain metabolically active, important point है, and function with the help of companion cells. तो इंपॉर्टेंट करेक्शन यहाँ पे ये है कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस का इज नॉट इक्वल टू डेड सेल। क्या बोलोगे कि न्यूक्लियस नहीं है तो वो डेड सेल होगी? नहीं। तो यहाँ पे आती है एग्जांपल क्या डेड सेल की, एक्साइलम वेसल्स डेड सेल्स होती है, ट्रैकीज डेड सेल्स होती है। दोज लैक साइटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। इनमें साइटोप्लाज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, कहाँ पे? इनको बोलते हैं डेड सेल्स, जो बिल्कुल डेड होती है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म ही नहीं होता है। न्यूक्लियस के न होने से सेल फिर भी लिविंग लिविंग होती है, लेकिन अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल बिल्कुल लिविंग नहीं होती है। उसमें एग्जांपल आती है जाइलम वेसल्स। आप मानिए बाद में वो साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएशन के मौके पर वहाँ रहता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को फंक्शन होता ही नहीं है, वो वाले फंक्शन उनको होता है, फंक्शन मतलब सपोर्ट देना, वो सब चीज़ें, ठीक है। ट्रैकीट्स का या जाइलम वेसल्स का, उनको बोलते हैं डेड सेल्स। बाकी ये सब लिविंग सेल्स होती है। C2 सेल्स आर लिविंग बिकॉज वहां पे साइटोप्लाज्म होता है, और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उनको कंट्रोल कर देते हैं, उनको बोलते हैं तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है ना।
कमांड सेंटर तो वही होता है ना, कमांड सेंटर। तो हम चलते, आपको समझ आ गया होगा है ना। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। जहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, हमने पिछली बार कहा था। न्यूक्लियोलस होता है और एक डेंस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए आप, यू कैन सी द न्यूक्लियोलस हेयर। इट्स नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ये बिल्कुल न्यूक्लियोप्लाज्म जो यहाँ पे ऐसे ऐसे मैट्रिक्स होता है, इसके साथ ये बिल्कुल क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, विदाउट मेम्ब्रेन। एंड क्रोमैटिन, द न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी हम जानते हैं, ये वाला पॉइंट। इज कंटिन्यूअस, ना कि डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोलस नहीं होता है। न्यूक्लियोलस कहाँ गया, इट्स नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट मेम्ब्रेन bound. Yes, nucleus is membrane bound. It has two membranes, outer and inner membrane. But the nucleolus is not membrane bound. It is continuous with the rest of the nucleoplasm. You can see here. It's continuous with the rest of the cytoplasm. Sorry, nucleoplasm. अब बताइए, क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। मानिए आप, न्यूक्लियस में जो मैट्रिक्स होता है, जैसे सेल का मैट्रिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में अंदर मैट्रिक्स है, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। एज इट्स नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कौन, न्यूक्लियोलस। इट्स साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये बात याद रखनी है। जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हो जाता है, वो न्यूक्लियोलस की जगह पे हो जाता है। आपको पिछली बार भी एक चीज कहा था ना, जो न्यूक्लियोलस होता है, वहां पे क्या हो जाता है, क्योंकि असल में न्यूक्लियोलस ही बनाता है राइबोसोम्स, ये बात समझिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। मैंने कहा था पिछली बार को, न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम्स। अब जब न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम्स बना दिए, तो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, जाहिर सी बात है, प्रोटीन्स। व्हाई, बिकॉज राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, है ना। या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है राइबोसोम्स के अंदर, उनको बोलते हैं फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियोलस बनाते हैं राइबोसोम को, फिर बनाते हैं प्रोटीन राइबोसोम। तो इसलिए हम बोलते हैं ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ये एक्टिव साइट होती है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस ये भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, देखिए राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम यानी कि जहाँ पे आरएनए की बॉडी होगी, जिसमें आरएनए जिस बॉडी में होगा, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ऐसा राइबोसोम जहाँ पे आरएनए भी होगा, तो जाहिर सी बात है वही चीज। फिर बाद में हम पढ़ेंगे ना क्लास 12th में अच्छे से, कैसे बन जाता है आरएनए से, क्या बन जाता है प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसलेशन से कैसे बन जाता है, हम देख लेंगे। हम वहाँ पढ़ेंगे टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, वो सब वहाँ पढ़ने हैं, यहाँ टॉपिक नहीं है। फिलहाल आप रखिए यहाँ बेसिक्स याद इतना सा, कि डीएनए में, डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना, और आरएनए भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन होता है जब डीएनए का न्यूक्लियस इंटरफेज में होता है, यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, एनसीईआरटी ने लिखा है वो। और जब डिवाइडिंग फेज में होता है, एक न्यूक्लियस या एक सेल होती है, तो उस टाइम पे वहां पे अरेंज द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो डीएनए है, या एक ही बात है, क्रोमोसोम डीएनए एक ही बात है, या क्रोमैटिन डीएनए एक ही बात है। वो स्टोर करते हैं क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, आरएनए इन द न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज। आरएनए जो न्यूक्लियस में होता है ना, आरएनए सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, स्पेशली इन द न्यूक्लियोलस, जहाँ पे आरआरएनए बन जाता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरआरएनए, एक तो होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। आप लेके फिलहाल यार यहाँ पे आरआरएनए कहाँ बन जाता है, न्यूक्लियोलस में, यानी कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे हो जाती है। तो एमआरएनए जो होता है, इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एमआरएनए बन जाता है, फिर वो निकल जाता है साइटोप्लाज्म से। फिर वो मतलब बिफोर मूविंग टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जाने से पहले एमआरएनए क्या बनता है, न्यूक्लियस में निकलती कहाँ से ये सब चीजें, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, है ना, वहां पढ़ा था हमने पिछली बार। ये थोड़ा खुश करते हैं ना, ये अच्छी खासी खुश करते हैं, अच्छे से पढ़नी है। आप से देखेंगे वापस से वीडियो, जो मैं बोलता हूँ, मैं शायद तेज बोलता हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ, राइबोसोमल आरएनए मतलब होता है आरआरएनए, वो बन जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर, साथ में एमआरएनए बन जाता है, वो बनता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म, वो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो डीएनए और आरएनए दोनों कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो, न्यूक्लिक एसिड्स को बोलते हैं। अच्छा, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स करती है एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस, बनाती है प्रोटीन्स, तो वहां पे ज्यादा
न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं और न्यूमरस होते हैं। जाहिर सी बात है, जितने न्यूक्लियस होंगे उतना वो लोग बनाएंगे प्रोटीन को, है ना। क्योंकि उतना बनाएंगे वो राइबोसोम में आरएनए को, आरएनए को उतना बनेंगे बाद में प्रोटीन्स। क्योंकि बाद में बनता कैसे प्रोटीन, राइबोसोम से ही। ये हमें आएगा पूरा समझ कहाँ पे, क्लास 12 में। फिलहाल आप रखिए, जितना एनसीईआरटी ने दिया उतना काफी है। अब हो रहा है कि यू मे रिकॉल द इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता है। ऊपर देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है, इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट्स नॉट डिवाइडिंग। तो उस मौके पे क्या हो जाता है, आज हम खत्म करेंगे चैप्टर इंशाल्लाह। हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। हम जानते हैं वहां पे बिल्कुल लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। उसमें क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब नहीं, ऐसे 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 होता है क्या, क्रोमैटिन इस फॉर्म में, ठीक है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन जब हो जाता है, तो सेल्स दिखाती है स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन है उसको बन जाता है क्रोमोसोम, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्यारे से, ठीक है। सेल डिवीजन के मौके पे ऐसा हो जाता है। इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, होते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होगा ना ऐसे कंपैक्ट फॉर्म में, अच्छे से कंडेंस फॉर्म में, ठीक है। आप मानिए कंडेंस फॉर्म में डीएनए क्रोमोसोम में होता है, और बिल्कुल वो इनडिस्टिंक्ट बिल्कुल लूज फॉर्म में क्या होता है, क्रोमैटिन में। तो क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। अब क्रोमैटिन किससे बन जाता है, क्रोमैटिन में डीएनए भी होता है ना, जाहिर सी बात है, और मैं कहता वहां पे हिस्टोन्स भी होते हैं और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। और आरएनए भी होता है, कहाँ पे, क्रोमैटिन की बात हो रही है तो यहाँ पे चार कंटेंट पाए जाते हैं क्रोमैटिन में, क्या क्या, डीएनए, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और आरएनए। अ सिंगल ह्यूमन सेल इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। अंदाजा करिए, एक सिंगल ह्यूमन सेल में उसके छोटे से न्यूक्लियस में जो कुछ माइक्रोमीटर छोटा होता है, उसमें डीएनए पता है कितना होता है, 2 मीटर, 2 मीटर डीएनए वहां पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46, 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। आप मानिए ये हमारी न्यूक्लियस है, इंसानों की न्यूक्लियस, ये बाहर से क्या है, साइटोप्लाज्म। इसमें अंदर होंगे कितने क्रोमोसोम्स, कितने होंगे शाबाश, 46 क्रोमोसोम्स। अगर हम इनको जोड़ेंगे, हम पढ़ेंगे ना, हम आगे जोड़ते कैसे, वो सब हम पढ़ना है सेल डिवीजन में। आप मानिए ये दो क्रोमोसोम में ले रहा हूँ, ठीक है, क्या बना रहा हूँ मैं क्रोमोसोम, ये दो मैं ले रहा हूँ, हो गया ना एक पेयर। ऐसे ही आप मानिए 23 आ जाएंगे, ठीक है। हो गया एक, दो, मानिए ऐसे ये हो गया, ये हो गया एक। ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे बनाएंगे, देखिए। ये हो गया एक मानिए आप, ठीक है। ये हो गया दो, ठीक है। ऐसे 3 4 5 6 23। तो 46 क्रोमोसोम्स अगर होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। 46 क्रोमोसोम्स अगर होंगे ना डिप्लॉइड, जो कि 23 पेयर बनाते होंगे, 2n बोलते हैं ना, 2n, 2n क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि पेयरिंग यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। यानी कि 2 × 23 है, 23 मानिए आप, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन कितने होंगे, 23। तो अगर जोड़े जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 46। तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। तो वो यहाँ पे लिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स, जो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या 23 जो पेयर्स होते हैं। अगर मैं वो निकालूंगा, उसमें से धागा निकालूंगा निकालूंगा, फिर देखूंगा कितनी लेंथ हो जाएगी, वो 2 मीटर बन जाएगा। अंदाजा करिए डीएनए कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, ठीक है। अभी बस कंडेंस फॉर्म में होता है, छोटा बन गया होता है, कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होता है। कितना टाइटली अरेंज होता होगा न्यूक्लियस में, जो है समझिए आप, कितना ज्यादा ना। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए, पढ़ने में कहाँ पर डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे हम, क्लास 12 में, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे बन जाता है फिर, मतलब डीएनए पैकेजिंग, अपना डीएनए पैक हो रहा है, पैक हो रहा है, पैक हो रहा है, ठीक है, बनता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, ऐसी बॉडी जहाँ पर डीएनए पैक हो गया होता है अच्छे से, बिल्कुल कॉन्स्पिक्यूअस लग रहा होता है, दिख रहा होता है अच्छे से। और जो क्रोमैटन होता है बिल्कुल रैंडमली वहां पर डीएनए छक रहे, जितना डीएनए लगन, वहां पे बिल्कुल लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन, जहाँ पे ये सब चीजें होती है, डीएनए, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। चलते हैं नीचे। एरी क्रोमोसोम इज विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, है ना, ये बात समझिए, क्रोमोसोम तब होता है विजिबल जब डिवाइडिंग सेल्स होती है। स्पेशली हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमेयर। यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, सेंट्रोमेयर को बोलते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये बीच में, ये देख पा रहे हैं आप, 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 इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, है ना, जो सेंटर में होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, आप यहाँ लिखिए, एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं यहाँ पे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ऊपर क्या यहाँ पे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पढ़ेंगे बाद में। लेट्स सी द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए सेंट्रोमेयर।
सेंट्रोमेयर। देखते हैं वो क्या होता है। सेंट्रोमेयर एक कंस्ट्रक्टेड रीजन होता है ना, बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। इट जॉइंस द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। ऊपर वाली ऐसे, नीचे वाली सिस्टर दो जुड़ जाती है ना ऐसे, उनको बोलते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, उनको जोड़ देती है ये एक साथ। ये देखिए आप है ना, ये ऐसे बीच में ना, ये इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो नहीं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनको जोड़ता है बीच में क्या, सेंट्रोमेयर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है यहाँ पे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट्स द रीजन वेयर द काइनेटोकोर फॉर्म्स। सेल डिवीजन के मौके पे इसी सेंट्रोमेयर में या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं, वहां पे बन जाता है काइनेटोकोर। क्या बन जाता है, ऊपर दिया एनसीईआरटी में, काइनेटोकोर। वेयर द काइनेटोकोर, अच्छा, इसी रीजन में जहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे काइनेटोकोर बन जाते हैं और वो करता है काम जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं। हमें सब आगे पढ़ना है सेल डिवीजन में। स्पिंडल फाइबर आप नहीं, कुछ धागे जैसे होते हैं, वो घुसते कैनेटोकोर पे, वो कैनेटोकोर से घुस जाएंगे, ठीक है। तो कैनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं वहीं पे कौन, ठीक है, ये सेंट्रो मतलब सेंटर, मेयर मतलब पार्ट, सेंट्रोमेयर का मतलब क्या होता है, सेंटर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है। सो इट मीन सेंट्रल पार्ट। द सेंट्रोमेयर इज द कंस्टिट्यूटिव रीजन ऑफ द क्रोमोसोम दैट होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। ये बात इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोमेयर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ जोड़ के रखता है और उनको हेल्प करता है सेपरेशन में भी, क्योंकि उस मौके पे उसी जगह पे एक एनाटोकोर बन जाता है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाने के बाद क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं एनाटोकोर यहाँ पे। ये डिस्क शेप्ड होता है, देखिए ना, डिस्क शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर, देख पा रहे हैं आप, डिस्क शेप्ड होती है ना वो डिस्क जो फेंकते हैं ऐसे फिर खेलते वाली गेम। तो डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है प्रेजेंट ऑन द सेंट्रोमेर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है। सेंट्रोमेर ऑफ ईच क्रोमोसोम पे क्या होता है, एक डिस्क शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के मौके पे। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर है ना, वहां पे घुस जाते हैं वो। असली काइनेटो किसको बोलते हैं, मूवमेंट को, जैसे बोलते काइनेटिक एनर्जी, ऐसी एनर्जी होती है मूवमेंट से। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे मुझे होती है ना गर्मी फिर, तो पता ही है काइनेटिक एनर्जी। तो कोर मतलब क्या, प्लेस, जैसे वहां पे क्या था, कोर कहाँ पे था, कोर, काइनेटो कोर, ठीक है। सो इट लिटरली मीन्स प्लेस ऑफ मूवमेंट, काइनेटो कोर, ऐसी जगह जहां पे मूवमेंट हो जाती है। कि द काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, डिस्क शेप जो होता है, जो बन जाता है सेंट्रोमेयर के ऊपर ऑन द सेंट्रोमेयर, जहां पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं ताकि वो क्रोमोसोम को पुल कर सके टू द सेल डिवीजन। ये हमें आगे पढ़ना है फिर भी, देखिए फिर ही पता होनी चाहिए पहले से ही। अब देखिए आप, ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड कैनेटोकोर्स आर प्रेजेंट, है ना, जहाँ पे क्या होता है, साइड सेंट्रोमेयर के साइड्स पे क्या होता है ना, सेंट्रोमेयर यहाँ पे है, इसके साइड्स पे क्या है, कैनेटोकोर है ना। सेंट्रोमेयर्स होल्ड टू क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम, है ना। दो क्रोमैटिड जो क्रोमोसोम के होते हैं वो सेंट्रोमेयर होल्ड करता है। आप मानिए, हो गया एक क्रोमैटिड, ये हो गया दूसरा क्रोमैटिड। इनको यहाँ पे पकड़ता कौन है बीच में, जाहिर सी बात है ये पकड़ता है इनको बीच में कौन, सेंट्रोमेयर। देखिए मैं दिखाता हूँ डायग्राम क्रोमैटिड की, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, देखिए। सिस्टर क्रोमैटिड्स, आप पानी ये है ना, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको जब जोड़ेंगे हम, व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये देखते पा रहे हैं, आधा पार्ट और आधा पार्ट। बस इनको जोड़ने के बाद बीच में क्या लग जाता है यहाँ पे, सेंट्रोमेयर। और साइड से क्या लग जाता है, दो काइनेटोकोर, वही समझ रहे हैं, ठीक है। तो उन दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए, ताकि क्रॉस शेप बन जाएंगे, वहां पे इस्तेमाल हो जाता है कौन, काइन सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वही बोल रहा है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, कहाँ पे होगा, अब इसी बुनियाद पे सेंट्रोमेयर कहाँ पे है, पूरा ऊपर है, पूरा नीचे है, साइड में, दाएं बाएं, उस लिहाज से यहाँ पे चार टाइप्स हम करते हैं क्रोमोसोम्स की, देखिए आप। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, चार होते हैं। नंबर वन, आप जो देख पा रहे हैं सामने, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, इसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, है ना, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीरोसेंट्रिक। हम देखते हैं पहले कौन सा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये वाला पहला वाला, ये देखिए आप ध्यान से, दिस वन, ठीक है। दिस वन इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक देखते हैं हम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमेयर,
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल मिडिल में सेंट्रोमेर है यहाँ पे, इस वाले में, ठीक है, ये वाला मिडिल सेंट्रोमेर यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। आप देखिए दोनों, इसको बोलते हैं आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये आर्म जिस लग रही होती है, ये देखिए आर्म 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 आर्म। यहाँ की जो आर्म की लेंथ अगर इतनी है, मतलब 2 सेंटीमीटर है, इतना नहीं होता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए, ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। दोनों आर्म्स बराबर सेम लेंथ के से है, ठीक है। तो बीच में जब होगा जाहिर बात है, तो आर्म बराबर होंगी लेंथ की, वही मेटासेंट्रिक, जब बिल्कुल सेंटर पे होगा सेंट्रोमेयर, ठीक है। टू इक्वल आर्म जहां बन जाती है। अब सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। मिडल ऑफ क्रोमोसोम से सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे क्या है। अब उससे क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा ऊपर चढ़ गया ना, नीचे वाला क्या बन जाएगा, लंबा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, छोटा, ठीक है। उस लिहाज से यहाँ पे उसको होता है सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ये गया क्या साइड में, रिजल्टिंग इन वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। ये देखिए आप, थोड़ा बहुत ही ऊपर गया ना, आप नीचे वाली टांग लंबी हो गई, नीचे वाली जो क्या उसको बोलते हैं, नीचे वाली जो मतलब आर्म है वो लंबी हो गई, इससे आर्म लिखा है यहाँ पे। और ऊपर ये आर्म क्या हो गई, वो शॉर्ट आर्म बन गई है ना। वाई, बिकॉज सब मेटासेंट्रिक बन गया क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमेयर स्लाइटली सेंट्रल पोजीशन से थोड़ा आगे गया, ये समझ रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ। अच्छा, उसके बाद अब इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं हम। ये देखिए आप, एक्रोसेंट्रिक कहाँ गया, ये था सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक, और ये क्या है, टीरोसेंट्रिक। अब देखते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है क्रोमोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड। क्रोमोसोम जो है वो सिचुएटेड टुवर्ड क्लोज टू इट्स एंड जो है, ठीक है, लगभग लगभग एंड के पास ही है ना। कितनी छोटी बनने की वाली आम आप, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, ये बहुत छोटी है, और वन उससे ज्यादा लंबी है, देखिए कितनी ज्यादा लंबी है। डिफरेंस इससे ज्यादा हो रहा है, यहाँ लग रहा है लगभग सेम सेम, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी है, क्योंकि लगभग पहुंचा है टर्मिनल पोजीशन पे क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। अब टीलोसेंट्रिक की बात करते हैं। इससे पहले अजीब डायग्राम दी है, कैंसर डायग्राम देनी भी नहीं आती, इसने छोटा बना दिया इसको ही, अरे इसको बना दो। अब चलो समझाने के लिए इसने बता दिया, फिर चलो। Where the terocentric chromosomes has a terminal centromere। अब जो टीरोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वहां पे बिल्कुल ऊपर होता है क्रोमोसोम, शॉर्ट आर्म खत्म, दिखती नहीं है, आर्म है भी कि नहीं, इतनी छोटी बन जाती है वहां पे टीरोसेंट्रिक में। अपन मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमेयर बीच में है। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा ऊपर गया, नीचे वाली टांग आर्म लंबी हो गई, ऊपर वाली टांग छोटी हो गई। थोड़ा ऊपर गया और छोटी हो गई, ऊपर वाली आर्म, नीचे वाली आर्म लंबी हो गई। अब और ऊपर जा टर्मिनल पोजिशन पे आ रहा है सेंट्रोमेयर, तो बिल्कुल छोटी आर्म बनी है ऊपर से, नीचे वाली आर्म बन रही है बहुत ज्यादा लॉन्ग, ठीक है। तो वही चीज है टर्मिनल क्रोमोसोम। तो इतना एनसीईआरटी ने आपको दिया, इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शायद। अच्छा चलो, ये ईच क्रोमोसोम, देखिए एक बात आपको याद रखनी है, ईच क्रोमोसोम हैज टू आइडेंटिकल हाफ्स। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, हर क्रोमोसोम के दो आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। तो जो जॉइंट कहाँ पे होते हैं, एट सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये हमने कहा था, और कुछ नहीं, यहाँ बच गया, चलते हैं नीचे आप। देखिए समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। कुछ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जो नॉन स्टेनिंग होता है। यहाँ पे देखिए आप, एट अ कांस्टेंट लोकेशन, ऊपर देखिए आप, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ना। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसने गलत दिया है यहाँ पे इशारा, देखिए एनसीईआरटी गुमराह कर सकती है ना बाज़ औक़ात हमें। तो फर्क क्या है सेटेलाइट और इसमें, है ना, ध्यान से देखिए आप, फर्क क्या है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये हिस्सा नहीं है, क्या हो गया, ये इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन ये आप मानिए, ये यहाँ पे क्रोमोसोम की आर्म है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नहीं, ये डंडी जो है, फिर ऊपर से कुछ ऐसे बना के, ठीक है, ऐसे। ये जो ऊपर की ये सैटेलाइट है, दिस कॉल्ड है सैटेलाइट, ये अलग चीज है। और जो यहाँ पे ये डंडी है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। इसने गलत दिया है यहाँ पे, देखा क्या करता है ये, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है ऑन सम क्रोमोसोम्स apart from the primary construction that we have studied earlier, centromere, there is another narrow region होता है ना, बिल्कुल narrow region आपने देखा वहां पे,
तो वहां पे क्या होता है, द रीजन डज नॉट स्टेन डीपली विद बेसिक डाइस। अगर आप बेसिक डाइस डाल रहे हो, वो स्टेन नहीं हो जाता है, वो रंग नहीं दिखाता है अपना, वो रंग में रंग नहीं दिखाता है, ठीक है। वही बात समझाइए यहाँ पे, दैट इज नॉन स्टेइंग। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज नॉन स्टेइंग सिंस इट्स अनदर नैरो रीजन अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रोमेयर, है ना। सो इट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज व्हाट, द नैरो रीजन that connects the two sister chromatids, but the secondary constriction is the narrow region apart from the centromere, ठीक है। तो these genes are often associated with nucleolus। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो उसके बाद दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स, इनको बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप फिर भी रख सकते हैं याद। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स। अब देखिए आप, कॉन्स्ट्रिक्ट क्या होता है, नैरो। सेकेंडरी मतलब सेकेंड, नॉन स्टेनिंग में जो स्टे नहीं लेता है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, वो नॉन स्टेनिंग होता है। पता कितना आपको पढ़ना नहीं है, मैं फिर ही बोल रहा हूँ कि आपको क्यूरियोसिटी है, आखिर ये है क्या, काम क्या करता है उस लिहाज से। आप देखिए ऊपर क्या है, सैटेलाइट, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, है ना। मिल जाती है यहाँ पे सैटेलाइट की सी, मतलब क्या अपीयरेंस, देखिए, स्मॉल स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। मतलब हो गया, एनसीईआरटी ने गलत इशारा दिया है ना। एनसीईआरटी ने इशारा किया किसकी ओर, उस गोल की ओर, हालांकि वो गोल सैटेलाइट नहीं है। उसके नीचे जो नैरो रीजन जो ऐसे होता है, मैं वो दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ये रीजन है, ये वाला, उसको मैं कहता हूँ, दिखाता हूँ ग्रीन पेन से, ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको ब्लू पेन से, वो सैटेलाइट है। ये देखिए, ये देखिए, आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होता है, स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट प्रेजेंट बियॉन्ड दिस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इट अपेयर्स लाइक ए स्मॉल राउंडेड नॉब, है ना, नॉब जैसे दरवाजे को ना डोर नॉब होता है, उसको हम खींचते दरवाजा खोल देते हैं, वैसे ये स्मॉल राउंड नॉब लग रहा होता है, सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्रोमोसोमल बॉडी, कनेक्टेड टू द क्रोमोसोम बाय अ थिन स्टॉक। वो स्टॉक क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसे हम क्यों बोल सैटेलाइट, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए स्मॉल बॉडी अटैच टू अ बिगर वन। जब भी ऐसा होता है साइंस में, आप पढ़ेंगे आगे ना, कि जब भी एक स्मॉल बॉडी अटैच होगी ना बिगर वन के साथ, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट लिंक, इट्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन, जहाँ पे एनओआर रीजन होता है, अभी देखा हमने। तो इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, यहाँ पे ही न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखिए, यहाँ लिखा था ना मैंने इसके बारे में, कहाँ गया है, एनओआर यानी कि न्यूक्लियर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी कि जहाँ पे न्यूक्लियोलस बन जाता है, कहाँ बन जाता है, इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की जगह पे, या जहाँ पे सैटेलाइट ऊपर से दिख जाती है फिर, जो कि एक स्मॉलर पार्ट एक लार्जर पार्ट के ऊपर होता है, यानी कि जो आम होती है क्रोमोसोम के, उस पर क्या होता है, वही ना, मतलब क्या, सैटेलाइट। तो याद रखना इतना आपको कि जो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे सैटेलाइट भी होती है, उनको बोला जाता है न्यूक्लियर, और ये आप लिखिए जरूरी पॉइंट, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स, क्योंकि आखिरकार जो न्यूक्लियोलस होता है वो यहीं पे बन जाता है, एनओआर की जगह पे, ठीक है। अब आखिरकार लिखा है एनसीईआरटी माइक्रो बॉडीज, बहुत छोटा लिखा है इसने यहाँ पे, कि माइक्रो बॉडीज मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, इनमें कुछ होता होगा, द कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उनको बोलते हैं माइक्रो बॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंड होती है क्या, वेसिकल्स। देखिए माइक्रो बॉडीज क्या होती है, स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। उनमें क्या होती है, एंजाइम्स फॉर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शंस रिएक्शंस, डेफिनेटली। तो यहाँ पे दो, देयर आर मेनी ऑफ टू टाइप्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में यहाँ पे दो टाइप्स होती है जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। एक तो पेरोजाइजोम्स, आप देखना वहां पे लिया है एनसीईआरटी डायग्राम में, पेरोजाइजोम जो प्लांट्स में होते हैं। मैं आपको कहा था पिछली बार के, एंजाइम्स वो होते हैं जो रिमूव करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हमने कहा था ना वहाँ पे, कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2 जो होता है, उसको बनता है H2O, है ना। अब मैं पिछली बार कहा था, वो H2O2 को बन जाता है H2O। तो पेरोजाइजोम्स में वो एंजाइम्स होते हैं जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म हो जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है। और ऐसे ही ग्लायोज ग्लायोजाइजोम्स यहाँ पे होते हैं, तो ये पेरोजाइजोम्स और ग्लायोजाइजोम्स, वो करती है कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू शुगर्स ड्यूरिंग सी जर्मिनेशन, ठीक है। उस टाइम पे शुगर की मतलब हाजत होती है प्लांट को, अपने आप को भी। तो उस टाइम पे होता है कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू शुगर
बाई ग्लायोजाइजोम्स, ठीक है, जी हाँ, ग्लायोजाइजोम्स और पेरिजाइजोम्स। तो दीज आर द माइक्रो बॉडीज, यानी कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स containing enzymes for specialized functions, metabolic functions. They are present in both plants and animal cells. बट यहाँ पे आपको याद रखना, जो एनसीईआरटी ने दिया है, प्लांट के बारे में दो चीज़ दी है उसने, पेरोजाइजोम्स और ग्लाइयोजाइजोम्स, तो ये इसके फंक्शंस थे। तो ये इसी के साथ हमने सेल बायोलॉजी खत्म कर दिया आज। 10 दिन लगे ना खत्म करने के इसको, ये बड़ा चैप्टर था बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन इसको रिवीजन करना है ज़रूरी, क्योंकि ये बन जाती है बेस हर चीज़ की। तो इतना काफ़ी है इंशाल्लाह आज के लिए। अब अ, इतना और बच्चे कुछ टीलोसेंट्रिक, बस इतना ही था ना। हाँ, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है अब इसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे पहले सेल का साइकिल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि बायोमोलिक्यूल जो है वो रेलिवेंट नहीं है इसके साथ, रेलिवेंट उसके बाद यही है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, वही हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप कल से। आ, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप पढ़ेंगे समरी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आमतौर पे ना, हम करते हैं इग्नोर समरी को, स्टार्ट करना होता है समरी से ही पहले। ये आप खुद ही पढ़ते होंगे, क्योंकि ये आपके पढ़ने के लिए मैंने सब पढ़ा दिया, बाकी अच्छे से हम पढ़ते हैं, अच्छी खासी टाइप में, मतलब सच में हम नहीं पढ़ते खाली एनसीईआरटी लेवल का, है ना, हम देखते हैं अंदर से भी फिर चीज़ें। तो ये मोर देन सफिशिएंट है इंशाल्लाह। जो एनसीईआरटी जो पता है ना, मतलब जो रेफरेंस पढ़ता है इसमें क्लास 11th में या 12th में, उससे बड़ा कोई खार नहीं हो सकता है जो पढ़ेगा, मतलब इसमें रेफरेंस किसमें, जो बाकी एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री की है वो बहुत मुश्किल समझिए, फिजिक्स की तो लगभग इम्पॉसिबल है समझनी, मतलब आप लोगों के लिए, आप देखना कभी एनसीईआरटी में पढ़ना आपको मुश्किल होती है समझनी, हाँ, फिजिक्स की, है ना वो, उसमें एनसीईआरटी काम नहीं करती है, वैसे यहाँ पे एनसीईआरटी सब कुछ होता है बराबर ना। 360 मार्क्स आ सकते हैं इंसान को, अगर इसने पूरी एनसीईआरटी दिमाग में भर ली है ना। बस इसको ही करना है, बोर्ड रिपीटेशन करना है इस पे, दोबारा रिपीटेशन, दोबारा रिपीटेशन, इसके बाद कुछ है ही नहीं। और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते भी हैं, मैं बोलता हूँ आपको, है ना वो, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी ने समझाया नहीं था सेटेलाइट और ये अलग अलग है, एक ही चीज़ है ना दोनों। तो बाकी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इफ्तार करना है।